Good morning friend. Today is 18 January. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या है, रीजनल टर्मोइल यानी कि क्षेत्रीय, ठीक है, उथल पुथल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टर्मोइल का मतलब होता है यानी कि गड़बड़ी, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अभी आपने देखा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन पे, ठीक है, क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, वॉर चल रहा था। उस वॉर को लेकर के कितनी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं ये आप इस एडिटोरियल में देखेंगे। देखिए, वेस्ट एशिया नीड्स, नीड्स सिंगुलर वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। आ सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ चीज़ें बैलेंस हो, क्या हो, संतुलन हो, ठीक है। यानी कि वेस्ट एशिया नीड्स आ सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम विद फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन के मुद्दे को बीच में रख करके वेस्ट एशिया को ज़रूरत है इस सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की, यानी कि सिक्योरिटी बैलेंस हो सके उसकी। मुद्दा क्या है, फिलिस्तीन का इशू, ये मध्य में रखना है उसे, ठीक है। अब मैं इसे ना एक्सप्लेन करूँगा बाई मैप, तब जा कर के आप समझ पाओगे कि कौन कौन से देश कैसे कैसे लड़ रहे हैं। फिलहाल हमारा मेन मोटिव है कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो आपके एग्ज़ाम में या फिर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, इंग्लिश इज़ अ टूल, इंग्लिश एक टूल ही तो है डेट यू कैन यूज, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होंगे, अम्यूज होंगे विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है। बहुत ही, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगा दें तो इंग्लिश सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलो पहले हाईलाइटेड वर्ड देख लेते हैं। हाईलाइटेड वर्ड से भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड आपको करा दिया है, ठीक है। पहला वर्ड है टर्मोइल, इसका मतलब होता है हलचल, बखेड़ा, डिस्टर्बेंस, आप हीवल भी बोल सकते हैं या फिर कन्वर्जन भी जो बोल सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, अ स्टेबल सिचुएशन। कैरिड आउट का मतलब होता है पूरा करना, कार्यान्वित करना। फॉलो आउट जिसको बोल सकते हैं हम, या पुट इन इफेक्ट यानी कि उस पर काम करना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं रेगुलर वे में आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। हाँ, इसके साथ साथ हमें क्विज भी तो करने हैं सीजीएल के, ठीक है ना, वो भी मैं कराऊँगा। एस्केलेशन का मतलब होता है फैलाव, गहराव हो जाना, इसको हम तनाव के सेंस में भी लेते हैं इसे, ठीक है। इंक्रीज, काउंटर एक्ट एंड परसीव्ड डिस्क्रिपेंसीज, यानी मतभेद का बढ़ना, समझना, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तनाव भी तो बढ़ेगा, तो एस्केलेशन का मतलब तनाव भी होता है। क्लियर। अनार्की का मतलब अशासन, अब सॉरी अशासन, ठीक है, अव्यवस्था, आ स्टेट ऑफ लॉ लेसनेस, जहाँ पर कोई रूल ही नहीं हो, ठीक है, ऑर्डर ही नहीं हो, ऐसे को बोलते हैं अनार्की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और पेपर टाइम में बहुत बार रिपीटेड भी है। नेक्स्ट वर्ड है परसीव, परसीव का मतलब होता है समझना, अनुभव होना, बिकम कॉन्शियस ऑफ, यानी कि किसी की जानकारी होना, अवेयर होना किसी के बारे में। सोवरेनिटी का मतलब साम्राज्य होता है, प्रभुता जिसको बोलते हैं, अथॉरिटी ऑफ स्टेट टू गवर्न द अनदर स्टेट, यानी कि आपके पास अथॉरिटी हो, आपके पास अथॉरिटी हो दूसरे राज्य पे शासन करने की एक तरीके से, ठीक है। बेडरॉक का मतलब बेसिक प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूल सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल बोल सकते हैं। रेप्रोचमेंट का मतलब दोस्ती, मैत्री, नज़दीक आना, रिकन्सिलिएशन, यानी कि एक दोस्ताना व्यवहार करना, ठीक है, उस वाली सेंस में आता है। बींसफुल का मतलब बदला लेने वाला, यानी कि जब भी फुल आया है तो समझ लेना वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे नैश आता है, लेस आता है, वो वाली वर्ड भी सब एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। विंडिक्टिव, टू सीक रिवेंज, ठीक है। ऑफ रैम्प का मतलब अ स्लोप वन वे रोड लीनिंग ऑफ मेन हाईवे, यानी कि मेन हाईवे यहाँ पे है और जितने भी रोड है वो सब इसकी ओर जा रहे हैं एक तरफ, ठीक है, तो वो उसे बोलेंगे हम ऑफ रैम्प, यानी कि एक तरफ सबका माइंड केंद्रित होना, उस वाली सेंस में यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, एडिटोरियल में। टार्टर का मतलब फटे, ठीक है, कपड़े फाड़ना, स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ, पेपर, रैग, श्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा होता है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है। तो ये 13 वर्ड थे, 13 में से आपको आई होप कि इसमें से 10 अगर आपको याद है तो आपकी इंग्लिश जो है बेहतर है, अगर नहीं है तो थोड़ा करने की ज़रूरत है,
ठीक है, फिलहाल तो मैं आपके लिए यही बोलूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दें। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस जो हैं CGL के 2023 की Tier 1 की वो लेके आता हूँ और मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करता हूँ, तो उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। आप देखिए कि आपके एक्चुअल लेवल क्या है, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे? एंटीनिम फाइंड करना है। अब पैनल पिक्ड द कैंडिडेट्स, पैनल नहीं, ठीक है, जो भी जूरी रही होगी उसमें जो पैनल था उसको पैनल बोलते हैं। ठीक, उसने एक पिक्ड किया कैंडिडेट को रैंडमली। रैंडमली का मतलब है यहाँ वहाँ से, ठीक है, सीक्वेंस से नहीं किया। फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट थे उनके लिए रैंडमली चूज़ किया है, मतलब कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अब मान लीजिए क्यों बनी हुई है स्टूडेंटों की, तो कभी यहाँ से चूज़ कर ले, यहाँ से चूज़ कर ले, यहाँ से कभी यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रैंडमली। तो इसका एंटीनिम फाइंड करना है। सिस्टमेटिकली हो सकता है, कैजुअली मतलब नॉर्मली होता है, तो ये तो होगा नहीं। इंसिडेंटली मतलब अचानक रूप से, तो ये भी नहीं हो सकता। अनविलिंगली, अनिच्छा से, यानी कि उनकी इच्छा नहीं हो रही फिर भी, तो ये तो कोई बन नहीं रहे। एंटीनिम की बात करूँ तो सिस्टमेटिकली, ठीक है, यही होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता। हमें फ़िलहाल तो सबके मतलब मालूम भी होने चाहिए, तभी हम अच्छे से कर सकते हैं। सिनोनिम फाइंड करना है। और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब रियल होता है। क्या होता है? रियल, या फिर हम जेन्युइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फॉल्स तो हो नहीं सकता, करप्ट भी नहीं हो सकता, डाउटफुल भी नहीं हो सकता, जेन्युइन हो सकता है। देखो सेम वर्ड आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लैंक। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ब्लैंक टू, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। परफ्यूम शी यूजेज हैज स्ट्रॉन्ग, उसके स्ट्रॉन्ग हैं, ये वाली सेंट आएगी या ये वाली आएगी, ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं चारों के मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। देखो सेंड का मतलब ये मालूम ही है, सेंड के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये होती है, यानी भेजने वाला सेंस। और ये वाला जो सेंड होता है ना, किसी को पुश करने से है, ठीक है, यानी आगे बढ़ाने से है। दूसरा है सेंट, ये परफ्यूम वाला है। ठीक है, कौन सा वाला है? परफ्यूम। ये सेंट का मतलब 100% जो होता है ना, कहते हैं सेंट परसेंट, उसके लिए रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मार्क कर लेता हूँ, तो यही यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका परफेक्टली फिट बैठ रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, वो कैसे लगे। क्या आप इसी स्टाइल से करते हो, इसी पैटर्न से करते हो, या कोई और तरीका है? ठीक है, एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी PDF ज़रूर ले लेना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्लियर? अब चलते हैं रीजनल टर्मोइल, यानी कि क्षेत्रीय उथल पुथल की बात हो रही है। वेस्ट एशिया नीड्स, वेस्ट एशिया को ज़रूरत है अ सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की, यानी कि सिक्योरिटी को बैलेंस करने की, विद फिलिस्तीन सेंटर इशू। फिलिस्तीन यानी कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ना, उसको मध्य में रख करके, बीच में रख करके एशिया को क्या करना है? वेस्ट एशिया को सिक्योरिटी को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं और इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए यहाँ तक सेंटेंस है 2 लाइन का। इन्होंने बोला क्या है? पहले तो आप ना एक काम कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ना ये मैप देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लेबनान है, ध्यान रखना, और ये गाजा पट्टी ये वाली, ये लेकर के सारा मैटर है, और ये इजराइल है पूरा। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना, ये सीरिया है। क्या है? ये सीरिया है, और ये जॉर्डन जो कैपिटल को लेकर के मुद्दा चलता है। सऊदी अरेबिया इस साइड में पड़ जाता है। क्लियर? इजिप्ट ये वाला पड़ जाता है, और ईरान यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये करीब करीब के देश हैं, और ये डेड सी है ये वाला। क्लियर है? विजिबल है? अब तुम्हें समझ में आएगा क्या मैटर है। द वॉर ऑन गाजा, जो गाजा पे क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है, युद्ध, इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। ये इजराइल और हमास तक ही सीमित नहीं है। देखो एज लिखा है, नो लॉन्गर मतलब सीमित होना कहीं तक।
इजराइल और हमास तक ही सीमित नहीं है। इजराइल हैज़ कैरिड आउट टारगेटेड, इजराइल ने किया है पूरा या फॉलो किया टारगेट करना स्ट्राइक ऑन इन लेबनान एंड सीरिया, किलिंग हिजबुल्ला, हमास एंड ईरानियन कमांडर्स। इसने किस किस को मारा? हिजबुल्ला, हमास एंड ईरानियन कमांडर्स को मारा है। और ये गाजा वाला जो मैटर है ना, फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला जो गाजा वाला मैटर, ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं है हमास तक ही या इजराइल और हमास तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये ना यहाँ पे जितने भी सुन्नी और शिया जो जितने भी मोमडन हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत में है ये। देखिए फ्रॉम सदर्न लेबनान, अगर हम साउथ का, यहाँ पे था ना लेबनान, ये देखिए लेबनान, इसका साउथ का एरिया अगर ये वाला देखें, सदर्न लेबनान, हिजबुल्ला इज एक्सचेंजिंग द फायर विद इजरायली ट्रूप्स। हिजबुल्ला क्या कर रहा था? रिटेलिएट कर रहा था, फायर कर रहा था एक्सचेंज करके, ठीक है, किसके साथ? इजरायली ट्रूप्स के साथ। ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स, ईरान की तरफ से जो मिलिटेंट्स है इन सीरिया में एंड इराक, ध्यान देना इराक की भी बात हो रही है, हैव। अब चूंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं इसलिए इन्होंने एंड से जोड़ा है और वह प्लूरल लगाई है। अटैक यूएस, इन्होंने यूएस पे अटैक किया, फोर्सेज यूएस फोर्सेस पे अटैक किया, कहाँ पर? सीरिया में एंड इराक में। समझ रहे हैं आप? यूएस फोर्सेस पे अटैक किया। अच्छा, अब क्यों किया? ये सारी, ये तो हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है, फिलहाल हम केवल इसके सेंस पे चल रहे हैं, वही देखना है, ठीक है। अगर हिस्ट्री बताने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखिए, द हाउथिस, द इराक बैक्ड रिबेल ऑफ यमेन हैव टर्न द रेड सी इनटू बैटलफील्ड। हाउथिस की बात करें, इराक बैक्ड की बात करें, रिबेल ऑफ यमेन की बात करें, हैव टर्न, ये बदल चुके हैं, ये रेड सी को बैटलफील्ड में बना दिया। यानी कि रेड सी है, लाल सागर जो है ना, उन्होंने क्या किया, ठीक है, रेड सी को किस में बदल दिया? एक बैटलफील्ड में, एक युद्ध वाले फील्ड में बदल दिया है। क्लियर? अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, द यूएस, ठीक है, यूएस के दा लगता है आगे, पता ही है। यूएस की एयर स्ट्राइक्स जो थी, यानी कि हवाई फायर, इराक में, सीरिया में एंड यमेन में, सीक टू रिटेलिएट, अब वो ढूंढ रहे हैं रिटेलिएट, बदला लेने की, अगेंस्ट शिया मिलिटेंट्स। शिया मिलिटेंट जितने भी हैं, ठीक है, वो इनसे बदला लेने की सोच रहे हैं। अब आगे देखिए, एज क्योस, क्योस का मतलब होता है उथल पुथल होना, शोर शराबा होना, गड़बड़ी होना, एंड इंस्टेबिलिटी स्प्रेड। इससे क्या हुआ? जब बदले लेने वाली बात हुई या कोशिश कर रहे हैं बदला लेने के लिए, तो इंस्टेबिलिटी, आज क्या हो गई? इंस्टेबिलिटी आ गई। किसके अंदर? इन सभी के अंदर। सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट अटैक्ड ईरान, अब इन्होंने क्या किया? इन सभी ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, किलिंग एटलीस्ट 100 पीपल, और लगभग 100 लोगों को मार भी दिया। आगे देखिए, इन द लेटेस्ट एस्केलेशन, जो तनाव है अभी हाल फिलहाल का, ईरान क्लेम्स, ईरान दावा करता है, टू हैव डेस्ट्रॉयड एन इजरायली इंटेलिजेंस आउटपुट, कि उसने क्या किया? इजराइल की इंटेलिजेंस आउटपुट जो थी उसको क्या कर दिया? डेस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया। इराक कुर्दिस्तान एंड ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट इन सीरिया एंड पाकिस्तान। अब ये सेंटेंस देखिए, इन द लेटेस्ट एस्केलेशन, जो अभी का हाल फिलहाल का जो नया तनाव है ना, मैं थोड़ा सही करता हूँ, ठीक है, ईरान क्लेम्स, ईरान दावा करता है, टू हैव डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉय करने का, और एन इजरायली इंटेलिजेंट आउटपोस्ट, की इजराइल का इंटेलिजेंट की जो पोस्ट थी ना, आउटपोस्ट, ठीक है, कहाँ पर? इराक कुर्दिस्तान में, इराक के कुर्दिस्तान में थी, एंड ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए थे ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट की इन सीरिया में, ठीक है, एंड पाकिस्तान में, उनको क्या किया है? उसने ध्वस्त किया हुआ है। इन ईयर स्ट्राइक, किस में किया हुआ है? ईयर स्ट्राइक के माध्यम से क्या कर दिया उसने? ध्वस्त कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो कितने देश इन्वॉल्व हैं? इराक है, ईरान है, अब अमेरिका भी आने वाला है, तुम देखिए, अमेरिका भी था, मैं जिक्र किया है ना। अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस देखिए आप, अब ये सेंटेंस देखिए, दिस इज द नाउ, कि अब क्लासिक केस ऑफ रीजनल अनार्की, कि ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र में, जहाँ जहाँ बात करूँ, गाजा के जितने ही आसपास के क्षेत्र हैं, फिर चाहे इजराइल हो, आपका इराक हो, ईरान हो, सब के सब वहाँ पे क्या फैल चुकी है?
अनार्की यानी कि अव्यवस्था फैल चुकी है। वेयर कंट्री आर टेकिंग यूनिलैटरल, देखो अब तक आपने बायलैटरल पढ़ा था, बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंट्री ले रहा है एक तरफा, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा मिलिट्री मेजर्स, कि मिलिट्री मेजर्स उपाय कर रहा है टू एड्रेस करने के लिए देयर परसीव्ड, जो माना हुआ है समझा हुआ सिक्योरिटी चैलेंज की, उसके सामने सिक्योरिटी चैलेंज आ रहे हैं मिलिटेंट के रूप में, उसको मिलिट्री मेजर्स ले रहा है, मिलिट्री के उपाय ले रहा है या फिर समाधान ले रहा है कि मिलिट्री के द्वारा उसे नष्ट करने का। थ्रोइंग इंटरनेशनल लॉज एंड आइडिया ऑफ सोवरेनिटी, कि उसने इंटरनेशनल जितने भी नियम थे सब इधर उधर गड़बड़ हो गए, सोवरेनिटी प्रभुत्व की बात हो रही है। बेडरॉक, अगर हम प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की, टू बिंड देयर बाय रिस्किंग अ वाइडर आउट ऑल आउट वॉर, ऑल आउट का मतलब पूरी ताकत के साथ होता है कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि फैलता जा रहा है वॉर, इसमें कई देश इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसीलिए क्यों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो मिलिटेंट को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन जो मेजरमेंट है या फिर जो मेजर्स फॉलो कर रहे हैं वो तरीका उनका बेकार है। अब यहाँ देखिए, जस्ट वीक्स बिफोर अक्टूबर 7 की एक सप्ताह पहले की बात है, जो अटैक होने से एक सप्ताह पहले की बात, जैक सुलिवन जो हैं यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने कहा था, हेड सेड, उन्होंने कहा था ही द मिडल ईस्ट इज क्वाइटर, क्वाइटर का मतलब शांत दिख रहा है टुडे, आज थोड़ा सा मिडिल ईस्ट जो है शांत दिखाई दे रहा है, देन इट हैज़ बीन इन 2 डिकेड्स, जब पहले 2 डिकेड्स की बात करें उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि 20 साल पहले, यानी 2 डिकेड का मतलब 20 साल पहले, क्यों डिकेड का मतलब 10 साल होता है, 20 साल पहले की तुलना में आज मिडिल ईस्ट जो एरिया है वो थोड़ा सा शांत नजर आ रहा था, ऐसा सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए ने बोला। अब देखिए आगे क्या कहता है, अब्राहम अकॉर्ड वर ऑन अ स्ट्रॉन्ग footing and Saudi Arabia and Israel were moving closer towards normalization। इसमें क्या कह रहा है कि अब्राहम की बात करें वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहा है, या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई था वो, सऊदी अरेबिया की बात करें, इजराइल की बात करें, वर मूविंग क्लोजर टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, और ये दोनों ही क्या कर रहे थे, नॉर्मल होने की पोजीशन की तरफ जा रहे थे या हो रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, मैटर बहुत बढ़ गया है, काफ़ी प्रॉब्लम है इसमें। इराक हैड बिकम क्वाइटर, इराक क्या हो गया था, शांत हो गया था। गल्फ अरब एंड ईरान हैड रीच ए रेप्रोचमेंट, अगर मैं गल्फ अरब की बात करूं, अरब देश की बात करूं, ईरान की बात करूं, इन्होंने कहीं ना कहीं इनमें मैत्री या फिर दोस्ती का सद्भाव आ गया था। एंड आज सीज फायर वॉज होल्डिंग इन यमेन, इसीलिए यमेन में क्या हो गया, सीज फायर हो गया, मतलब शांति बहाल हो गई, वहाँ पे कोई गोला बारूद अब नहीं चल रही है, आराम से अभी शांति फिलहाल यमेन में, ठीक है। अच्छा अब बात करें मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस, जो बदलाव आए हैं, हाउ एवर इग्नोर्ड इन द ओल्डेस्ट क्राइसिस इन द रीजन, कि जो ओल्डेस्ट रीजन था फिलिस्तीन को लेकर के विवाद था ना, उसे इग्नोर हो गया, अपने अपने सब करने लगे। इजराइल कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन टेरिटरीज, और इजराइल कंटिन्यूइंग, इजराइल कर रहा है लगातार ऑक्यूपेशन मतलब घेर रहा है फिलिस्तीन की टेरिटरी या उसके क्षेत्र को, इसके एरिया को क्या कर रहा है, कवर अप किया जा रहा है, क्लियर। अच्छा ये वाला देखिए, और ये जो मैटर है ना काफ़ी पुराना मैटर है, आजकल का नहीं है। अक्टूबर 7 हमास अटैक, जो हमास पे अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, इजराइल सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद में बेंचफुल ऑफेंस इन गाजा, उसने गाजा पर आक्रमण किया बदले के रूप में। हैव नॉट ओनली ब्रॉट फिलिस्तीन बैक, वो ना केवल फिलिस्तीन को वापस चाहता है लेना, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द वेस्ट एशिया, बट आल्सो लिट फायर, और वहाँ पे कहीं ना आग लग जाती है, वही सारा मैटर है। देखो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इजराइल है, ये देखिए ये यहाँ तक फैला हुआ है, अब है क्या, ये वेस्ट बैंक है, अभी जो गाजा है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए, ये यहाँ पे और ये ही फिलिस्तीन का एरिया था ये सारा, तो इसने कवर अप कर लिया है, किसने, इजराइल ने, क्लियर। वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी सी बात पे चिंगारी भड़क जाती है। ट्रिगर परहैप्स द डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस इन द रीजन 1967, कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस फैला हुआ है कब से, 1967 से, यानी कि विवाद जो है काफ़ी
पुराना है, ठीक है, और एक मस्जिद वाली जगह है, उतना ही और कुछ नहीं है, उसकी वजह से ये विवाद फैला हुआ, धार्मिक विवाद है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड एब्सेंस ऑफ एन ऑफ रैम्पेट कॉम्प्लिकेटेड मैटर, कि इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल हुए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब दूसरे राज्य भी इसमें या दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं। एब्सेंस ऑफ रैम्प का मतलब एक ही तरफ निगाह जा रही है, उनका सारा मैटर एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मैटर बनता जा रहा है ये, कि जिनका कोई मतलब नहीं है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जब शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि मैटर तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व होने में नहीं आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और रह गया, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, आफ्टर 100 डेज ऑफ वॉर विद हमास के साथ जो वॉर चल रहा था इजराइल का, इजराइल अचीव द लिटिल इन गाजा, इजराइल ने गाजा पे कंट्रोल किया थोड़ा सा, ठीक है, और मतलब थोड़ा सा और कर लिया, जितना पहला था उससे थोड़ा सा और कर लिया। द हाउथिस एंड मिलिशिया that survived 7 years of Saudi bombing are unlikely to be deterred by America strikes। अब देखिए, हाउथिस जो है, अब मिलिशिया that survived 7 years of Saudi bombing, सऊदी की जो बॉम्बिंग हो रही थी उससे वो बचा रहा। हौथिया आर द अनलाइकली टू बी डेटेड बाई अमेरिका स्ट्राइक, लेकिन हौथिया जो है अब अमेरिका की जो स्ट्राइक होने वाली है या अमेरिका इस पर जो आक्रमण करने वाला है उससे तो नहीं बच सकता, भले ही सऊदी अरब से बच गया वो। क्लियर है? अच्छा, आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इवन दो ईरान वांट्स टू शोकेस स्ट्रेंथ, ईरान अपनी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, बोल्डनेस को दर्शा रहा है। इट कैन नॉट मास्क इट्स इनहेरेंट वीकनेस, और ये अपनी जो वीकनेस है, ठीक है, उसको नहीं दिखा रहा। विच आल्सो मेक इट अनप्रिडिक्टेबल, जो कि कैसी है, अनप्रिडिक्टेबल है। उसकी भी तो हर देश की कोई ना कोई वीकनेस होती है, ठीक है। अनवांटेड एक्टर जो है इसमें अगर शामिल होंगे जिनका कोई रोल नहीं है तो फिर मैटर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। द ओल्ड ऑर्डर एंकर्ड बाय अमेरिकाज डोमिनियरिंग रीजनल प्रेजेंस इन टार्टर। ओल्ड ऑर्डर, अगर हम पुराने क्रम की बात करें, ठीक है, यह पुरानी व्यवस्था की बात करें। एंकर्ड बाय द अमेरिकाज डोमिनियरिंग रीजनल प्रेजेंस, की अमेरिका की उपस्थिति होना, ठीक है, डोमिनियर फॉर्म में यानी कि प्रभुत्वता के फॉर्म में, इज इन टार्टर। अब वो उसकी क्या होगी, वो बेकार हो चुकी है, ठीक है। अमेरिका भी कोई रोल, अमेरिका का ज़्यादा बढ़िया रोल नहीं है, ठीक है, वो इस मैटर को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जबकि वो पावरफुल देश है। आगे देखिए, व्हाट वेस्ट एशिया नीड्स इज अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम, कि किस तरह की जो पश्चिमी एशिया है वो सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम करे, की व्यवस्था करे, ताकि बैलेंस हो जाए, शांति हो जाए सिक्योरिटी लेकर के। आगे देखिए, देयर हैज़ टू बी एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, और क्या होना चाहिए, गाजा में तुरंत ही सीज फायर होना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए। पीस बिटवीन इजराइल पैलेस्टाइन कुड बी यूज्ड एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर फर्दर टॉक एम्ड एट रीजनल सिक्योरिटी बिटवीन मेन स्टॉक होल्डर, कि अगर गाजा में सीज फायर तुरंत होता है, देखिए गाजा में अगर सीज फायर तुरंत होता है इजराइल के द्वारा, तो पीस बिटवीन, ये शांति जो है ना बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में, कुड बी यूज, उसको यूज किया जा सकता है किस रूप में, स्प्रिंग बोर्ड के रूप में, मतलब दोबारा से कोई चीज़ स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को, ठीक है। फर्दर टॉक्स, आगे की बात करना। एम्ड एट, जिसका उद्देश्य रीजनल सिक्योरिटी बिटवीन मेन स्टॉक होल्डर, जिनमें मेन समस्या है, ऐसे देश जिनकी वजह से समस्या क्रिएट हो रही है, तो उनमें बातचीत स्टार्ट हो सकती है। कब? जब इजराइल गाजा पर आक्रमण बंद कर देगा, ठीक है। मेन स्टॉक होल्डर कौन कौन से हैं, एक तो इजराइल है, अरब नेशन जितने भी हैं, ईरान है और यूएस, द रिस्पेक्टिव अलाई एंड प्रॉक्सीज, कि जितने भी उनके मित्र देश हैं और बिल्कुल निकट वाले हैं, ठीक है, उनके क्लोज हैं। अगर ये लोग में बातचीत हो पाएगी, वो कब हो पाएगी, जब केवल इजराइल इसमें सीज फायर करता है। क्या करता है? सीज फायर करता है, तब जाकर के शांत हो पाएगा मैटर। फिलहाल तो बहुत ही गड़बड़ चल रही है इसमें। आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो बस ये बुकैब करनी है, पढ़ना है, क्लियर है, और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, नथिंग, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है, ये सब करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, तो यही तो चारा बचता है। तो इसे करें और लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।